नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में यूपी के माफिया से बने नेता मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब सोशल मीडिया पर पॉलिटिक्स और क्रिमिनल को लेकर बहस शुरू हो गई है। देश की पॉलिटिक्स में से क्रिमिनल का रिकॉर्ड इस कदर बढ़ गया है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पार्लियामेंट में करीब 40% मौजूदा एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है। इनमें से 25% मामले सीरियस क्राइम से जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, रेप, फिरौती जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। इसके अलावा फिर भी जनता इनको चुनकर दिल्ली भेज देती है। 2019 में भाजपा ने अकेले ही 303 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बड़े पैमाने पर क्रिमिनल नेता सांसद पहुंचे थे। साफ सुथरी पॉलिटिक्स की बात करने वाली देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने जमकर क्रिमिनल नेताओं को टिकट बांटे थे, इसलिए पार्लियामेंट में खूब क्रिमिनल नेता जीत कर पहुंचे थे। चुनकर आए एमपीज में से 233 पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जिनमें से सबसे अधिक एमपीज बीजेपी के टिकट पर चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचे थे। केवल बीजेपी से चुनकर आए 160 एमपीज पर क्रिमिनल केस दर्ज है, जबकि कांग्रेस के 29 एमपीज पर क्रिमिनल केस चल रहे हैं। ऐसे पॉलिटिकल लोग पहले क्रिमिनल की दुनिया में अपना सिक्का जमाते हैं, फिर काउंसलर्स, एमएलएज और एमपीज बनकर निर्वाचित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर पॉलिटिक्स में क्रिमिनल की हिस्सेदारी कहां तक पहुंच चुकी है और क्रिमिनल नेताओं को क्यों टिकट देती है पॉलिटिकल पार्टियां? भारतीय अपराधी नेताओं के लिए वोट क्यों डालते हैं? दोस्तों, आइए इन सब के बारे में समझते हैं आज के इस वीडियो में। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक हमारे पार्लियामेंट के अंदर चुनकर गए एमपीज में से 763 मौजूदा सांसदों में से 306 यानी 40% पॉलिटिशियन ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और उनमें से 194 यानी करीब 25% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती ये सब सारे चार्जेस हैं। 2004 में 24% एमपीज पर क्रिमिनल केस दर्ज थे, जो 2019 में बढ़कर 40% हो गए। 2019 में लोकसभा चुनाव में 159 एमपीज ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे। ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ एमपीज ही हैं, इसमें एमएलए भी पीछे नहीं है। राज्य विधानसभा में 44 एमएलए अपने खिलाफ क्रिमिनल केस घोषित किए हैं। 28 स्टेट असेंबलीज और 2 यूनियन टेरिटरीज में 4033 लोगों में से 4001 विधायकों को शामिल किया गया था। एनालाइज किए गए एमएलएज में से 1136 या 28% ने अपने खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केस घोषित किए थे। इनमें से हत्या, अपहरण और रेप सहित अन्य अपराध शामिल थे। ऐसा नहीं कि किसी ने इन पर आरोप लगा दिया या फिर एफआईआर कर दिया। ये वो चार्जेस है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुके हैं। मतलब पुलिस वहां पर गई, एविडेंस कंफर्म हुए, आई विटनेस मिले, ये वो चार्जेस हैं। ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है कि क्रिमिनल पार्टियों को टिकट ना दे और लोग क्रिमिनल को वोट ना दे, इससे सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यह छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है, अभी तक इसका कोई सल्यूशन नहीं हुआ है। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसे एडीआर नाम से ज्यादा जानते हैं, 1999 में जो भी क्रिमिनल पॉलिटिक्स में थे इनके लिए पीआईएल डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने पीआईएल एक्सेप्ट किया तो यह चीज वहीं खत्म हो गई। ये जो नेताओं को हम लोग जिता के लाते हैं, उन सब ने मिलकर उस पीआईएल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। जब सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील खारिज हो गई तो हमें वह देखने को मिला जो हमने कभी नहीं देखा था। ये सारी पार्टियां एक हो गई। जब हमारे देश के सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे कहीं अटैक हो गया, बालाकोट हो गया, या जब कोई हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब ये पार्टियां एक नहीं होती। लेकिन इस चीज के लिए सारी पार्टियां एक हो गई और सारी चीजें एक जगह फंस जाती है। इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक किसी भी आदमी के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आता, तब तक वह बेकसूर होता है। इन लोगों को इसी चीज का फायदा होता है। अगर कोई आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है, तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि क्लर्क जॉब के लिए भी दिक्कत आ जाएगी। ऐसे लाखों कैदी हैं जिस पर अभी जजमेंट नहीं हुआ है, जो अंडर ट्रायल है और उसे जेल में डाल रखा है। ये सारी चीजें अप्लीकेबल होती है। ये बात सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए होती है, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना मुश्किल हो जाता है ऐसा कैंडिडेट ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है।
एडीआई के रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के जीतने के चांसेस 3 गुना ज्यादा होते हैं क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंडिंग इकट्ठे करना, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक मनी, कैंपेनिंग के लिए फाइनेंस इकट्ठा करना, ऐसे क्रिमिनल कैंडिडेट हर चीज में माहिर होते हैं। इसलिए ऐसे कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी की पहली पसंद बन जाती है। पहले इन लोगों के इतने डिमांड नहीं थे, वही भीड़ इकट्ठे करना, बूथ कैप्चरिंग, इन्हीं चीजों तक लिमिटेड थे। लेकिन जैसे जैसे इनकी वर्सिटिलिटी बढ़ती गई, पॉलिटिकल पार्टीज की पहली पसंद बनते गए। खैर, पार्टीज की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम की वजह से लोगों की भी मजबूरी बन जाती है इनको वोट देना। आज के डेट में एफआईआर करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है, लेकिन वहीं अगर आप अपनी कास्ट वाले नेता के पास जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा। क्योंकि हमारा सिस्टम कमजोर है, यह मजबूर करता है उन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि सिस्टम कभी मजबूत ना हो। अगर इन पर सवाल उठाओगे तो हर नेता यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा सिस्टम खराब है, सिस्टम में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, मैं तुम्हें सिस्टम से बचा लूंगा। और गरीबों के हक के लिए लड़ते लड़ते वह खुद अमीर हो गए। यह इलेक्शन जीतने का एक सुपरहिट फार्मूला है कि एक एरिया को डिसाइड करो, उस एरिया की कास्ट सर्कुलेट कर लो। जो कास्ट मेच्योरिटी में है उसका रॉबिनहुड टाइप या बाहुबली टाइप नेता को खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, लोग तुम्हें वोट देंगे। इनकेस अगर कोई ज्यादा होशियार हो रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है तो एक छोटा सा दंगा करवा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा तुम्हें वोट करना। पूरे वर्ल्ड में इंडिया ही एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है इलेक्शन में, यूएस से भी ज्यादा। आपको क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके कोई आएगा तो वह रिटर्न और इन्वेस्ट को नहीं देखेगा? ऐसे ही सारी पार्टियां आपस में कितना लड़ती रहती हैं, कितने वैचारिक मतभेद है इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी, पार्टी फंडिंग की बात आती है सब लोग एक जैसा चलाते हैं। ये लोग कभी भी पार्टी फंडिंग, ट्रांसपेरेंसी जैसी चीजें आने ही नहीं देते। एक बार ये लोग जब पावर में आते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलता है। जो भी पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं चलते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। 144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों की सिक्योरिटी देते हैं। जब हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले सिर्फ 4,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटीज की? कभी किसी क्रिमिनल को देखा है जिसके आगे पीछे आईएएस पीसीएस पुलिस वाले जी हुजूरी कर रहे हो? हर साल रिपोर्ट आती है कि 75% से भी ज्यादा लोगों को पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। अपना देश ही एक ऐसा देश है जहां पुलिस के साथ होने पर सेफ फील करने के बजाय पब्लिक डरता है। एक 15 साल के बच्चे को पता है कि आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए किसके पास जाना है, लेकिन हमारे पुलिस को नहीं पता है। ये जो सारा सिस्टम है हमारे नेताओं को बहुत ज्यादा सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया इन सब की दुकानें बंद हो जाएंगी। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले नेताओं को टिकट देने के 72 घंटे के भीतर इनकी जानकारी चुनाव आयोग को दें और ऐसे लोगों को टिकट देने के पीछे वजह बताएं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पर भी इसकी जानकारी दे। अगर पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करते हैं तो इनकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी जाए, क्योंकि 1999 से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर बहस चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की बहस में हिस्सा लेते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से दलील दी गई कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां भी तय की जाए। दोस्तों, हम लोग मंदिर और मस्जिदों के लिए अक्सर लड़ते रहते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तो सही होने वाली है नहीं, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में जरूर है, कम से कम किसी क्रिमिनल को वोट ना दे। पर ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे क्रिमिनल ही खड़े होंगे लाइन से। हमें सिर्फ इतना करना है, जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट है हमें उसे वोट नहीं देना है, चाहे वह हमारे फेवरेट पार्टी का हो या फिर हमारे कास्ट का। बस 1-2 बार हमें ऐसा करना है, फिर इन लोगों को टिकट ही मिलना बंद हो जाएगा। लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन करूंगा कि पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों? अगर नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफाई क्यों?